कहानी शुरू में दिखाया जाता है कि साल 1981 में क्रिस गार्डनर सैन फ्रांसिस्को में एक पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर बेचने वाले सेल्समैन के रूप में अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा होता है। हर सुबह वह अपने बेटे जूनियर को डेकेयर छोड़ता है और फिर पूरे शहर के अस्पतालों में जाकर स्कैनर बेचने की कोशिश करता है। लेकिन ये मशीनें बहुत महंगी और ज्यादा जरूरी नहीं होती, इसलिए इन्हें बेचना बहुत मुश्किल होता है। जब भी क्रिस बस में सफर करता है, उसकी मुलाकात एक पागल भिखारी से होती है जो उस स्कैनर को टाइम मशीन कहता है। कई बार ज्यादा सेल करने के लिए क्रिस को देर तक बाहर रहना पड़ता है, इसलिए वह अपनी पत्नी लिंडा से कहता है कि वह जूनियर को ले आए। ये बात लिंडा को हमेशा परेशान करती है क्योंकि वह खुद भी बहुत मेहनत करती है। एक दिन क्रिस की मुलाकात एक अमीर आदमी से होती है जो स्टॉक ब्रोकर होता है। क्रिस सोचता है कि ऐसी नौकरी पाने के लिए कॉलेज जाना जरूरी होगा, लेकिन वह आदमी बताता है कि सिर्फ नंबर और लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए। उस ऑफिस के खुश लोगों को देखकर क्रिस भी वैसी जिंदगी जीने का सपना देखने लगता है। अगली सुबह क्रिस लिंडा से कहता है कि वह शाम को देर से आएगा क्योंकि वह एक ऑफिस में स्टॉक ब्रोकर की नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहा है। लिंडा उसकी बात का मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसका सपना बेकार है। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और आखिर में लिंडा उसे याद दिलाती है कि उनके 2 महीने का किराया बाकी है। कुछ समय बाद क्रिस एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी के लिए जाता है। वहाँ हर 6 महीने में 20 लोगों को लिया जाता है, लेकिन नौकरी सिर्फ एक को मिलती है। अच्छा दिखने के लिए क्रिस अपना स्कैनर सड़क पर गाना गा रही एक हिप्पी लड़की को देकर अंदर चला जाता है। अंदर उसे नौकरी की जानकारी और एप्लीकेशन मिलती है, लेकिन तभी वह खिड़की से देखता है कि वह लड़की उसका स्कैनर लेकर भाग रही है। क्रिस तुरंत उसके पीछे भागता है और पूरे शहर ऑफ स्टेशन में उसका पीछा करता है, लेकिन लड़की ट्रेन में बैठकर भाग जाती है। अगले दिन क्रिस लिंडा से वादा करता है कि वह स्कैनर बेच देगा ताकि उन्हें इसे और न देखना पड़े, लेकिन पहले वह कंपनी में भरा हुआ एप्लीकेशन जमा करने जाता है। वह खुद जाकर मैनेजर जय को एप्लीकेशन देता है ताकि अच्छा इंप्रेशन बना सके, लेकिन जय जल्दी में होता है और बाद में बात करने को कहता है। बाद में क्रिस उसी लड़की और उसके साथी को स्कैनर के साथ देख लेता है। गुस्से में वह उनके पीछे भागता है। तब पता चलता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत उन स्कैनरों में लगा दी थी। उसे लगा था कि यह मशीन बहुत बड़ी खोज है, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल इसे बेकार की महंगी चीज समझते हैं। क्रिस के लिए एक स्कैनर खोना मतलब पूरे महीने का राशन खो देना था। बहुत दौड़ने के बाद आखिरकार क्रिस बस में उन्हें पकड़ लेता है और अपना स्कैनर वापस ले आता है। जब वह घर लौटता है तो उसके पास बेचने की बजाय अब 2 स्कैनर होते हैं। लिंडा यह देखकर बहुत निराश होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती क्योंकि उस दिन जूनियर का जन्मदिन होता है। दोनों पति पत्नी थोड़े पैसे बचाकर जूनियर के लिए एक बास्केटबॉल खरीदते हैं ताकि वह खुश रह सके। तब लिंडा क्रिस को बताती है कि वह उसकी गैर जिम्मेदारी से कितनी परेशान और गुस्से में है। 1 महीने बाद क्रिस गार्डनर फिर से जय से मिलने जाता है और पूछता है कि उसके एप्लीकेशन का क्या हुआ, लेकिन जय बहुत जल्दी में होता है। क्रिस दिखावा करता है कि उसे भी उसी दिशा में जाना है ताकि दोनों साथ टैक्सी में जा सकें। टैक्सी में बैठकर क्रिस अपनी बातों और हुनर से जय को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जय अपने रूबिक क्यूब को हल करने में लगा रहता है और बार बार फेल हो जाता है। आखिरकार क्रिस क्यूब अपने हाथ में लेता है और टैक्सी के पहुंचने से पहले ही उसे पूरा सॉल्व कर देता है। ये देखकर जय बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वह टैक्सी से उतर जाता है और किराया अब क्रिस को देना पड़ता है। क्रिस के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वह ट्रैफिक सिग्नल पर टैक्सी से उतरकर भाग जाता है। टैक्सी ड्राइवर भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। घबराया हुआ क्रिस ट्रेन स्टेशन में घुस जाता है और जल्दी से ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन का दरवाजा उसके हाथ पर बंद हो जाता है और उसका स्कैनर स्टेशन पर गिर जाता है। इस सारी भागदौड़ की वजह से क्रिस का पूरा दिन खराब हो जाता है। जब वह लिंडा को फोन करके माफी मांगता है, तब लिंडा बहुत गुस्से में होती है क्योंकि जूनियर को लेने के लिए उसे अपनी नौकरी की शिफ्ट छोड़नी पड़ी थी और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। और वह कहती है कि वह क्रिस को छोड़कर जा रही है और जूनियर को भी साथ ले जाएगी। ये सुनकर क्रिस टूट जाता है और तुरंत घर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लिंडा अपना सारा सामान और जूनियर को लेकर जा चुकी होती है। उसी समय क्रिस को जय का फोन आता है। जय उसे अपनी सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है ताकि अगले दिन इंटरव्यू तय किया जा सके। क्रिस के पास पेन नहीं होता, इसलिए वह नंबर याद करने की कोशिश करता है और फिर पास की दुकान में जाकर कागज मांगकर नंबर लिख लेता है। अगली सुबह क्रिस डेकेयर जाकर लिंडा से बात करता है। लिंडा कहती है कि वह अब खुश नहीं है। क्रिस उसके जाने की बात मान लेता है, लेकिन वह अपने बेटे को उससे दूर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि वे बारी बारी से जूनियर की देखभाल करेंगे। मकान मालिक किराया न मिलने से परेशान होकर क्रिस से घर खाली करने को कहता है क्योंकि वहाँ पेंटिंग होने वाली होती है। क्रिस उससे 1 हफ्ते का समय मांगता है और कहता है कि वह खुद पेंट कर देगा। मकान मालिक मान जाता है। कुछ दिनों बाद जब
क्रिस दीवारों पर पेंट कर रहा होता है तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे स्टेशन ले जाते हैं क्योंकि उसके कई पार्किंग टिकट बाकी होते हैं। पुलिस कहती है कि जांच सुबह 9:30 बजे होगी, इसलिए उसे पूरी रात जेल में बितानी पड़ती है। क्रिस बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अगली सुबह उसका बहुत जरूरी इंटरव्यू है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अपनी एक फोन कॉल में वह लिंडा से जूनियर को लेने के लिए कहता है। अगली सुबह क्रिस जेल से बाहर निकलता है। वह इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए गंदे और पुराने कपड़ों में ही भागते हुए ऑफिस पहुंचता है। इंटरव्यू लेने वाले लोग उसकी हालत देखकर निराश हो जाते हैं। तब क्रिस उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है और जय भी कहता है कि बाकी सभी बार जब उसने क्रिस को देखा था तब वह अच्छे कपड़ों में था, इसलिए जय इंटरव्यू वालों को बताता है कि आज की हालत उसकी असली पहचान नहीं है। क्रिस मजाकिया, समझदार और तेज दिमाग वाला इंसान होता है, इसलिए वह इंटरव्यू में सब पर बहुत अच्छा असर छोड़ देता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जय उसे बधाई देता है, लेकिन क्रिस कहता है कि उसे थोड़ा सोचने की जरूरत है क्योंकि अब उसे पता चला है कि यह बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप है। जय उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। शाम को लिंडा जूनियर को लेकर आती है और एक बड़ी खबर देती है। वह कहती है कि वह न्यूयॉर्क जा रही है क्योंकि उसकी बहन के बॉयफ्रेंड का नया रेस्टोरेंट शुरू हो रहा है और शायद उसे वहाँ नौकरी मिल जाए। ये सुनकर क्रिस कहता है कि जूनियर उसके साथ रहेगा क्योंकि उसे लगता है कि लिंडा अकेले उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगी। लिंडा अपने फैसले खुद ले रही होती है, इसलिए क्रिस भी उसे अपने इंटर्नशिप वाले फैसले के बारे में बता देता है। ये सुनकर लिंडा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्रिस जय को फोन करके नौकरी स्वीकार कर लेता है। अगले दिन क्रिस और उसका बेटा एक दोस्त की मदद से पास के छोटे मोटल में रहने चले जाते हैं। क्योंकि शनिवार होता है, इसलिए क्रिस जूनियर को बास्केटबॉल खेलने ले जाता है। खेलते समय जूनियर कहता है कि वह बड़ा होकर प्रोफेशनल खिलाड़ी बनेगा। तब क्रिस उसे समझाता है कि बहुत कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ये सुनकर जूनियर थोड़ा उदास हो जाता है। तब क्रिस गार्डनर जूनियर को समझाता है कि उसे कभी भी किसी की बातों से हार नहीं माननी चाहिए। वह कहता है कि अगर उसका कोई सपना है तो उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी को भी ये मत कहने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। इसके बाद दोनों अस्पताल जाते हैं और आखिरकार एक स्कैनर बेचने में सफल हो जाते हैं। इससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं जिनसे वे कुछ दिन और अपना खर्च चला सकते हैं। अगली सुबह क्रिस अपनी इंटर्नशिप के पहले दिन ऑफिस पहुंचता है। वहाँ वह ट्रेडिंग और बिजनेस के बारे में सीखना शुरू करता है। वह बहुत मेहनत करता है और हर किसी को दिखाना चाहता है कि वही इस नौकरी के लिए सबसे बेहतर है, लेकिन वह किसी को भी ये पता नहीं चलने देता कि वह गरीब है। लंच ब्रेक के दौरान क्रिस सड़क पर अपने बॉस मिस्टर फ्रॉम को देखता है। वह उनसे बात करने की कोशिश करता है ताकि उनके सामने अच्छी इमेज बना सके, लेकिन तभी उसकी नजर उस पागल आदमी पर पड़ती है जिसके पास फिर से उसका स्कैनर होता है और वह अब भी उसे टाइम मशीन समझ रहा होता है। क्रिस तुरंत उसके पीछे भागता है। वह सड़क और ट्रैफिक के बीच उसका पीछा करता है, लेकिन इसी दौरान एक कार उसे टक्कर मार देती है। वह आदमी तो भाग जाता है और क्रिस का एक जूता भी खो जाता है। इसके बावजूद वह बिना कुछ दिखाए ऐसे ही ऑफिस लौट आता है जैसे सब ठीक हो। अगले कुछ दिनों तक क्रिस ऑफिस मैनेजर फ्रेक्श के छोटे मोटे काम करता रहता है और लगातार क्लाइंट्स को फोन करता रहता है, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिलती। उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं क्योंकि उसे जूनियर को लेने के लिए जल्दी निकलना पड़ता है, इसलिए उसे बाकी लोगों जितना काम कम समय में खत्म करना पड़ता है। इसी वजह से वह फोन कभी नहीं रखता, पानी नहीं पीता और बाथरूम तक नहीं जाता ताकि समय बचा सके। वह मोटल के मैनेजर से भी छुपता फिरता है क्योंकि उस पर पैसे बाकी होते हैं। वीकेंड पर वह जूनियर को अपने साथ अस्पताल ले जाता है ताकि अपनी बची हुई मशीनें बेच सके। एक दिन क्रिस फैसला करता है कि वह अपनी कॉल लिस्ट को अलग तरीके से करेगा ताकि जल्दी बड़े क्लाइंट मिल सके। वह रिस्क लेकर एक बड़े पेंशन फंड मैनेजर मिस्टर रिबन को फोन करता है और हैरानी की बात यह होती है कि रिबन उसे सिर्फ 20 मिनट बाद अपने ऑफिस आने के लिए बुला लेते हैं। क्रिस जल्दी से ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रेक्श उसे रोककर अपनी कार दूसरी जगह पार्क करने के लिए कहता है। मजबूरी में क्रिस पहले कार पार्क करने जाता है। वह पूरी कोशिश करता है कि जल्दी पहुंचे, लेकिन जब तक वह मीटिंग में पहुंचता है तब तक मिस्टर रिबन जा चुके होते हैं। अगली सुबह क्रिस रिबन के घर पहुंच जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह बस वहां से गुजर रहा हो। वह पिछली गलती के लिए माफी मांगता है और मौका देने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर वह कहता है कि वह जूनियर को फुटबॉल मैच दिखाने ले जा रहा है। तब रिबन बताते हैं कि वे भी अपने बेटे के साथ वही मैच देखने जा रहे हैं। इसके बाद वह क्रिस और जूनियर को अपने साथ अपने प्राइवेट बॉक्स में मैच देखने का निमंत्रण दे देते हैं। मैच के दौरान क्रिस गार्डनर मिस्टर रिबन को अपना सेल्स वाला आइडिया समझाने की कोशिश करता है। रिबन ये मानते हैं कि उन्हें क्रिस पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें स्कैनर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। हालांकि वहाँ मौजूद रिबन के अमीर दोस्तों को क्रिस की बातें अच्छी लगती हैं और वे उसे अपने बिजनेस कार्ड दे देते हैं। इसके बाद कई हफ्ते गुजर जाते हैं। क्रिस अपनी इंटर्नशिप और स्कैनर बेचने के बीच इसी तरह जिंदगी चलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर वह दिन आ जाता है जब टैक्स विभाग उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है क्योंकि उसने
उसने टैक्स नहीं भरा होता। अब क्रिस पूरी तरह कंगाल हो जाता है। मजबूर होकर वह अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है और अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगता है, लेकिन दोस्त कहता है कि जब उसने घर बदलने में उसकी मदद की थी तभी उसने पैसे चुका दिए थे। ये सुनकर क्रिस बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त दरवाजा बंद कर देता है। कुछ समय बाद क्रिस अपने बेटे जूनियर को पार्क लेकर जाता है। वहाँ उसे फिर वही पागल आदमी दिखाई देता है जिसके पास उसका स्कैनर होता है। क्रिस तुरंत उसके पीछे भागता है और अपना स्कैनर वापस ले लेता है, लेकिन अब वह मशीन काफी खराब हालत में होती है। क्रिस उसे साफ करता है और डॉक्टर को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन अब काम नहीं कर रही होती। जब क्रिस और जूनियर वापस मोटल पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उनका सामान बाहर रखा हुआ है और कमरे का ताला बदल दिया गया है क्योंकि उन्होंने किराया नहीं दिया होता। क्रिस ताला खोलने और खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। अब वह और उसका बेटा पूरी तरह बेघर हो चुके होते हैं क्योंकि उसका दोस्त भी दरवाजा नहीं खोलता। इसीलिए क्रिस जूनियर को लेकर रेलवे स्टेशन चला जाता है। ट्रेन का इंतजार करते समय जूनियर कहता है कि ये स्कैनर टाइम मशीन नहीं है, जैसा वह पागल आदमी कहता था। तब क्रिस अपने बेटे को खुश करने के लिए कहता है कि ये सच में टाइम मशीन है। वह खेल खेल में कहता है कि वे समय में पीछे जा रहे हैं और डायनासोर देख सकते हैं। फिर क्रिस कहता है कि अच्छे गुफाओं में रहने वाले लोगों को अपनी गुफा चाहिए। इसके बाद दोनों स्टेशन के बाथरूम में चुपके से घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोनों टॉयलेट पेपर को बिछाकर उसी पर रात बिताते हैं। जब जूनियर सो जाता है तब क्रिस अकेले बैठकर रोने लगता है। क्रिस गार्डनर के पास खुद के लिए पैसे नहीं होते, फिर भी वो अपनी इमेज खराब ना हो इसलिए मिस्टर फ्रॉम को $5 दे देता है, लेकिन इस देरी की वजह से वो और जूनियर समय पर शेल्टर नहीं पहुंच पाते और उन्हें पूरी रात ट्रेन में सोना पड़ता है। अगले दिन क्रिस पैसे कमाने के लिए खूनदान करता है और उन पैसों से स्कैनर के लिए एक जरूरी पार्ट खरीदता है। इस बार वे समय पर शेल्टर पहुंच जाते हैं और आखिरकार क्रिस अपनी मशीन ठीक करने में सफल हो जाता है। रात को सोते समय जूनियर उदास होकर पूछता है कि क्या उसकी माँ उसे छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि उसमें कोई गलती थी। ये सुनकर क्रिस उसे प्यार से समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और उसकी कोई गलती नहीं थी। अगले दिन आखिरकार वे स्कैनर बेचने में सफल हो जाते हैं। जूनियर को खुश करने के लिए क्रिस उन्हें एक रात होटल में ठहराता है। उस वीकेंड दोनों बीच पर समय बिताते हैं, साथ खेलते हैं और लंबे समय बाद थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। इंटर्नशिप के आखिरी दिन क्रिस की मुलाकात वॉशरूम में जय से होती है। जय उसे बताता है कि उसने कंपनी के लिए बहुत सारे क्लाइंट लाकर शानदार काम किया है। कुछ देर बाद क्रिस को मिस्टर फ्रॉम के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि उसे वह परमानेंट नौकरी मिल गई है जिसका वह इतने समय से सपना देख रहा था। उसे अगले ही दिन से काम शुरू करना होता है। फिर मिस्टर फ्रॉम मुस्कुराते हुए उसे वही $5 वापस देते हैं जो क्रिस ने टैक्सी के लिए दिए थे। ऑफिस से बाहर निकलते समय क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि उसकी जिंदगी का ये हिस्सा खुशी कहलाता है। इसके बाद वो अपने बेटे जूनियर को लेने जाता है, उसे जोर से गले लगा लेता है। दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि असली क्रिस गार्डनर ने बाद में अपनी खुद की करोड़ों डॉलर की ब्रोकरेज कंपनी बनाई। बाद में अपनी कंपनी का हिस्सा बेचकर उसने लाखों डॉलर कमाए। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी पर एक बहुत सफल किताब भी लिखी।